देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मेरी ट्रेन देर रात 1 बजे की थी, जिस वजह से मैं शाम के 7 बजे ही स्टेशन के लिए निकल गया। दरअसल रेलवे स्टेशन काफ़ी दूर था। ऊपर से 8 बजे के बाद कोई सवारी भी रेलवे स्टेशन जाने को जल्दी तैयारी नहीं होती है, क्योंकि यहाँ सूरज ढलते ही लूट मार के वारदातें होने लगती हैं। लेकिन जब मैं 7 बजे ही गांव के मेन रोड पर पहुंचा, तब भी वहां कोई सवारी मौजूद नहीं थी। सिर्फ एक ऑटो रिक्शा ही बस स्टैंड के पास खड़ी हुई थी। मैं तुरंत ही उस ऑटो रिक्शा के पास पहुंचा, मगर उस ऑटो रिक्शा में उसका ऑटो ड्राइवर नहीं था। तभी मैंने आवाज़ भी दी, ये सोचकर कि ड्राइवर यहीं आसपास ही होगा और मेरी आवाज़ सुनते ही आ जाएगा। मगर मेरे 3-4 बार आवाज़ देने के बावजूद भी ना तो कोई आया और ना ही कोई आवाज़ दी। अंधेरा तो हो ही चुका था, मगर अभी तक आखिरी उम्मीद बाकी थी, और वो थी 7:30 बजे वाली बस, जो कुछ ही देर में बस आने ही वाली थी। लिहाजा मैं वहीं बस स्टैंड पर बस के आने का वेट करने लगा। देखते ही देखते 7:30 बजे और 7:30 से 7:45 भी हो गए, मगर ना तो बस आई और ना ही उस ऑटो रिक्शा का ड्राइवर, जिस वजह से मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरी ट्रेन पक्का छूटने वाली है। मगर तभी किसी ने आवाज़ देते हुए पूछा, कहाँ जाना है आपको? जिस वजह से मैं थोड़ा चौंक गया, क्योंकि वहाँ पर दूर दूर तक कोई भी नहीं था। मैं अभी आसपास नजरें ही घुमा रहा था कि मुझे फिर से आवाज़ आई, अरे हाँ भाई, तुमसे ही पूछ रहा हूँ, कहाँ जाना है? इस बार मैं कुछ ज़्यादा ही डर गया और बस स्टैंड से जाने की सोची कि तभी एक बस आती हुई नजर आई। बस के रुकते ही मैं अपना बैग लिए बस में चढ़ गया। उस वक्त बस में गिने चुने लोग ही मौजूद थे, वो भी बेहोशी की हालत में। मेरे कहने का मतलब है कि वो सभी के सभी सो रहे थे। चूंकि बस में काफ़ी सीट खाली ही पड़ी थी, तो मैं खिड़की वाली सीट पर जाकर बैठ गया। और बस में बैठने के बाद अब मुझे भरोसा हो गया था कि ट्रेन अब नहीं छूटने वाली। बस अपनी रफ्तार में चले ही जा रही थी कि तभी बस के ठीक बराबर में एक ऑटो भी चलने लगी। पहले तो मैंने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया, मगर जब काफ़ी देर तक वो ऑटो बस के बराबर में यूं ही चलती रही, तो मेरा ध्यान उस ऑटो पर चला गया। और गौर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि उस ऑटो में कोई है ही नहीं, मतलब कि वो ऑटो अपने आप ही चल रही थी। इससे पहले मैं कुछ समझ पाता कि वो ऑटो बड़े ही तेजी से बस से आगे निकल गई। ऑटो के आगे निकलते ही बस कुछ दूर जाकर एकदम से रुक गई। मुझे लगा कि शायद कोई बस स्टॉप होगा, मगर जब बस कंडक्टर मेरे पास आकर बोला, हाँ भैया, आप बस से उतर जाइए, तो मैं हैरान हो गया। और फिर जब मैंने उस कंडक्टर से पूछा, क्या रेलवे स्टेशन आ गया क्या? तो इस पर वो कंडक्टर जवाब देते हुए बोला, नहीं, मगर आपको यहीं उतरना पड़ेगा। तभी मैंने कहा, अरे ऐसे कैसे उतरना पड़ेगा? कुछ ज़बरदस्ती है क्या? मेरे इतना कहते ही बस ड्राइवर तमतमाते हुए अपनी सीट से उठा और सीधे मेरे पास आया, और बिना कुछ बोले ही उसने मेरी बाह पकड़ ली और मुझे ज़बरदस्ती बस की सीट से उठाते हुए बस के बाहर ले जाने लगा। वो दोनों मिलकर मुझे बस से धक्के मारते हुए उतारने ही वाले थे कि तभी बस में मौजूद सवारी अचानक ही रोने लगी। उन सभी सवारियों को अचानक रोता देख जहां मैं अचंभित था, तो वहीं बस का कंडक्टर और ड्राइवर काफ़ी डरे हुए लग रहे थे। और देखते ही देखते पहले तो कंडक्टर ने मेरा बैग बस के बाहर फेंक दिया और फिर मुझे धक्का देते हुए बस से उतार दिया। मेरे बस से उतरते ही बस बड़ी ही तेजी से वहाँ से निकल गई और मैं वहीं पर सड़क पर अकेला ही रह गया। ऐसे में अब मैं ना तो घर लौट सकता था और ना ही रेलवे स्टेशन जा सकता था। पहले तो मैंने सड़क के साइड में पड़ा
अपना बैग उठाया और ये सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। मैं अभी सोच ही रहा था कि मेरी नज़र दूर खड़े किसी गाड़ी की रोशनी पर गई। गाड़ी पर नज़र पड़ते ही मैं गाड़ी की ओर भागा, मगर जैसे ही मैं उस गाड़ी के करीब पहुंचा तो मेरे कदम एकदम से रुक गए, क्योंकि सामने एक ऑटो खड़ी थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि हो ना हो ये वही ऑटो थी जो उस वक्त अपने आप ही चल रही थी। मगर मैं अभी भी पूरे यकीन से ये बात नहीं कह सकता था, और ऊपर से एक आखिरी उम्मीद भी सिर्फ वो ऑटो ही थी। लिहाजन मैं धीरे धीरे ऑटो के पास पहुंचा और ऑटो वाले को आवाज़ देते हुए बोला, कोई है क्या? मगर ना तो ऑटो में कोई था और ना ही ऑटो के आसपास, जिससे मुझे ये समझते देर नहीं लगी कि ये वही ऑटो है। मैं तुरंत ही पीछे मुड़ा वहाँ से भागने के लिए कि तभी पीछे से आवाज़ आई, अरे भाई कहाँ जाना है? इस बार मैंने बिना पीछे पलटे ही ये कह दिया, रेलवे स्टेशन। मगर मैं ये बोलने के बाद भी रुका नहीं और बिना पीछे पलटे ही मैं तेजी से दौड़ने लगा। तभी मुझे ऑटो के स्टार्ट होने की आवाज़ सुनाई दी, जिससे मेरी घबराहट थोड़ी और बढ़ गई और मैं और तेज दौड़ने की कोशिश करने लगा। तभी वो ऑटो मेरे को ओवरटेक करता हुआ कुछ आगे जाकर रुक गया। ऑटो के रुकते ही मैं भी एकदम से वहीं सड़क के बीचों बीच खड़ा हो गया और ऑटो की तरफ देखने लगा। तभी ऑटो से एक आदमी बाहर उतरा और बोला, अरे महाराज, पैदल ही रेलवे स्टेशन जाने का इरादा है क्या? चलो मैं छोड़ देता हूँ। जब मैंने उस ऑटो ड्राइवर को देखा तो मेरी जान में जान आई। तभी मैं ऑटो की तरफ बढ़ा और जाकर बैठ गया और ऑटो ड्राइवर ने ऑटो स्टेशन की ओर मुड़ते हुए कहा, क्या बात है, इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो आप? इस पर मैंने बताया कि पता नहीं, आज सब कुछ अजीब सा ही हो रहा है मेरे साथ। पहले वो बस स्टैंड पर मुझे किसी की आवाज़ सुनाई दी, फिर बिना ड्राइवर वाला ऑटो चलते हुए दिखा और उसके बाद तो हद ही हो गई। पता नहीं, मुझे चलती बस से बस के ड्राइवर और कंडक्टर ने मुझे उतार दिया और जब वो मुझे बस से उतार रहे थे तो बस में मौजूद वो सभी सवारी पता नहीं किस बात पर अचानक ही रोने लगी। ये सब सोचकर मेरा दिल अभी भी बैठा जा रहा है। मेरी बातें सुनने के बाद वो ड्राइवर बिना कुछ कहे ही चुपचाप ऑटो चलाता रहा और वहीं मैं किसी तरह अपने आप को शांत किए हुए था। सड़क के बगल से गुजरती पटरियां और ट्रेन के शोर से ये पता चल रहा था कि स्टेशन बस अब आने ही वाला है कि तभी वो ऑटो ड्राइवर नकियानी आवाज़ में बोला, तुझे पता है कि वो बस की सवारियां क्यों रो रही थी? उस ड्राइवर के बदली आवाज़ से मैं एकदम से चौंक गया। मैं अभी पूछने ही वाला था कि तुम ये नकिया के क्यों बोल रहे हो कि उसने ही जवाब देते हुए कहा, क्योंकि वो जानते थे कि तुम भी उन सभी की तरह बेमौत मरने वाले हो। ये सुनते ही मुझे उस ड्राइवर पर एकदम से गुस्सा फूट पड़ा और मैंने पीछे से उसका कॉलर पकड़ते हुए कहा, ये क्या बकवास कर रहे हो? मैंने इतना कहा ही था कि वो ऑटो एकदम से पलट गई। ऑटो के पलटते ही मेरा सिर किसी चीज़ से ज़ोर से टकराया और मैं तभी बेहोश हो गया। फिर जब मुझे होश आया तो मैं एक सड़क की ओर खून से लथपथ पड़ा हुआ था। हालांकि अब मैं होश में तो था, मगर मेरा पूरा शरीर बेजान सा हो गया था, जिस वजह से मैं वहाँ से हिल तलक नहीं पा रहा था। रात और पिछड़ा एरिया होने के कारण वहाँ पर ज़्यादा गाड़ियाँ भी नहीं चल रही थी, मगर जो भी इक्का दुक्का गाड़ियाँ गुजर भी रही थी वो भी बड़ी ही स्पीड में निकले जा रही थीं। बीतते वक्त के साथ मेरी हालत गंभीर हो रही थी। तभी एक बाइक वाला सनसनाते हुए मेरे जख्मी पैर को कुचलते हुए चला गया, जिस वजह से मेरा दर्द अब बर्दाश्त के बाहर हो चुका था। इसी बीच मैं कब बेहोश हो गया मुझे पता ही नहीं चला और फिर दोबारा जब मुझे होश आया तो मैं अब अस्पताल में था। मेरे पैर और हाथों पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था और काफ़ी सारी पट्टियां बंधी पड़ी थीं। बाद में मुझे पता चला कि कुछ लोगों ने मुझे सड़क से उठाकर अस्पताल पहुंचा दिया था। लगभग 2 से 3 दिनों बाद मैं अस्पताल से घर लौट आया।
मगर अब रातों में मुझे उन लोगों का चेहरा दिखाई देता जो बस में रो रहे थे। कई बार तो मैं भी अपने आप को ही रोने लगता, वो भी बिना किसी वजह के। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। फिर कुछ दिनों बाद एक शाम मेरे घर पर एक आदमी आया। जब उससे बात हुई तो पता चला कि उन्होंने ही मुझे अस्पताल तक पहुंचाया था। और जब मैंने अपनी बात बताई तो उन्होंने बताया कि उस ऑटो ड्राइवर का नाम विध्वंस था, जो अपने ही नाम की तरह बहुत उत्पाती था। वो अक्सर अपनी सवारी को ऐसी ही जगह उतार देता जहां से सही सलामत लौटना नामुमकिन होता, और वो कभी कभी तो सवारियों को मार के उस बस में बिठाकर घुमाता रहता, मानो वो किसी तरह का खेल खेल रहा हो। फिर अचानक ही एक दिन उसकी एक एक्सीडेंट में मौत हो गई, मगर उसके बावजूद भी उसका ये खौफनाक खेल बंद नहीं हुआ। और जिसको भी वो ऑटो दिखाई देता तो वो ड्राइवर उसके पीछे पड़ जाता। बहुत से लोगों ने उस बस के लोगों का भी जिक्र किया है जो सिर्फ उन्हीं को दिखाई देते हैं, जिनके पीछे वो ड्राइवर दिखाई देता है। ये सब जानने के बाद मैं तो दंग रह गया। खैर बड़ी बात तो ये थी कि मैं किसी तरह बच गया था, मगर पता नहीं अब किसकी बारी थी। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।